हेलो स्टूडेंट। तो रमन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और बड़ा ही मस्त टॉपिक हमारा चल रहा है वाइंडिंग। तो सभी लोग लाइव बन जाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करो। तो ऐसी क्या नाराज़गी है, थोड़ा बहुत इस चैनल को भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि एक बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है और लगभग अब तो हम अंतिम चरण में हैं। इन सब कंटेंट पे मशीन ये सब हमने ख़त्म कर लिया, तो अपना वायरिंग पर है, 2-3 जो चैप्टर है अपना उन पर भी लगे हुए हैं। तो सभी लोग अपना शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो हम आर्मेचर की टेस्टिंग पढ़ रहे थे, यही थे हम लोग। तो हमने देखा है ये हमारे पास में कम्यूटेटर है जी। ये बना रखे देखिए हमने सेगमेंट। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल भी देखी थी बेटा। ये बना रखे हैं प्यारे बच्चों हमने यहाँ जी सेगमेंट। माइका से अलग अलग सेगमेंट हम लोगों ने बना रखे हैं जी। ये इधर वाइंडिंग कर रखी है। तो हमें वाइंडिंग में देखिए कुछ टेस्टिंग करना है। बेटा ये अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोग किससे करते हैं, हम लोग कर सकते हैं मिली वोल्ट मीटर की सहायता से। हम लोग कर सकते हैं एवीओ मीटर से। हम लोग कर सकते हैं टेस्ट लैंप से। तो ये हम लोग 3 चीजें कर सकते हैं, 3 की मदद से इसे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहां से पढ़ा और जाना कि जी ओपन सर्किट टेस्ट आप किस प्रकार से करोगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमें देखना है कि हम किस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट करने वाले हैं। हमने कहा कि इसमें 2 सेगमेंट पर मिली वोल्ट मीटर लगाते हैं। यदि इसमें 2 सेगमेंट पर मिली वोल्ट मीटर लगा देंगे, यदि वोल्ट मीटर प्रत्येक सेगमेंट के कॉम्बिनेशन पर, प्रत्येक भाई 2 यहाँ लगाए फिर आगे सब पर लगा कर देखते हैं। 2 सेगमेंट पर मिली वोल्ट मीटर लगाते थे। वोल्ट मीटर प्रत्येक बार बराबर मान देता है तो कॉइल सही है।
और यदि वोल्ट मीटर कोई रीडिंग ना दे, मतलब दिखाई ना, चले ही ना, यदि वोल्ट मीटर कोई रीडिंग ना दे, रीडिंग ना दे, तो इसका मतलब वह कॉइल ओपन है। तो इसका मतलब वह कॉइल ओपन है। यह है ओपन सर्किट टेस्ट। फिर हम करते हैं इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हाँ विनय, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। फिर हम लोग कर रहे हैं, देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, प्रत्येक कॉम्बिनेशन पर हम बारी बारी से मिली वोल्ट मीटर लगाकर देखते हैं। जिस भी कॉम्बिनेशन पर वोल्ट मीटर नॉर्मल से कम मान देगा वो कॉइल शॉर्ट है। हम लोग क्या कहते हैं, बारी बारी से प्रत्येक सेगमेंट्स के बीच मिली वोल्ट मीटर लगाते हैं। बारी बारी से प्रत्येक सेगमेंट के बीच मिली वोल्ट मीटर लगाते हैं। यदि वोल्ट मीटर सभी के लिए बराबर मान दे तो कॉइल सही है। और जिसके लिए मिली वोल्ट मीटर कम मान दे वो कॉइल शॉर्ट होती है, वो कॉइल हो जाएगी शॉर्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, नेक्स्ट हमारा होता है अर्थ फॉल्ट टेस्ट। हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम ये देखते हैं कि कहीं भाई ये डायरेक्ट शाफ्ट से तो टच नहीं हो गया, तो हम ये कहते हैं इसमें किसकी मदद से कर लेते हैं हम लोग, एवियोमीटर की मदद से भी करते हैं। जैसे एक एवियोमीटर के लिखा दूं, इसमें एवियोमीटर प्रतिरोध नापता है, ये ओम मीटर मतलब प्रतिरोध नापता है, वोल्टेज और धारा। एवियोमीटर की एक तार को या लीड को सेगमेंट पर लगाते हैं तथा दूसरी को शाफ्ट पर लगाते हैं, शाफ्ट पर लगाते हैं। यदि
प्रतिरोध का मान अनंत आए तो अर्थ फॉल्ट नहीं है, अर्थ फॉल्ट नहीं है। और यदि प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, प्रतिरोध का मान कम हो तो अर्थ फॉल्ट है। ये बेटा इस कंडीशन में प्यारे बच्चों हमें मशीन को चलाना पड़ रहा था। फिर टेस्टिंग करने के हमने एक और तरीका अपनाया। टेस्टिंग करने का हमने एक और तरीका खोज लिया और हमने कहा जी एक हमारे पास होता है ग्राउलर मेथड भी, एक हमारे पास में होता है ग्राउलर मेथड। देखिए जी, एक होता है ग्राउलर मेथड। प्यारे बच्चों ग्राउलर मेथड में हम ये कहते हैं, देखो ये हमारा ऊपर से इसमें ग्रूव कटा होता है वी शेप का और नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो इसका जो कार्य सिद्धांत है वो रहता है हमारा ट्रांसफार्मर। चलिए जी देख लेते हैं कि ग्राउलर विधि हमारी क्या है। तो ग्राउलर मेथड से भी वही 3 काम हम लोग करने वाले हैं। ग्राउलर मेथड से वही 3 काम हम लोग करने वाले हैं जी। चलिए देखिए ग्राउलर मेथड में पहले इसे समझिए, ये हम लोग कर रहे हैं यहां ग्राउलर मेथड से शॉर्ट सर्किट टेस्ट। प्यारे बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ये जो हम लोगों ने दिखाया है इसमें बना होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये पूरा काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी के जैसे। ओके, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी के जैसे। और जो हमने रोटर यानी आर्मेचर रखी है ये काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी के जैसे। हम लोग ये इसमें कटा होता है यहां पर एक वी शेप का गड्ढा जिस पर ये रखा गया है। यहां इसमें ग्रूव कटा होता है वी शेप, इसके बीच में रखते हैं हम लोग ये आर्मेचर को। स्टील का बना हुआ, कई बार ये स्टील की पत्ती इसमें रख देते हैं, ब्लेड रख देते हैं और यहां से इसे देते हैं सप्लाई। देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम इसमें कैसे पता करते हैं कि 2 तरीके हैं। आप कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर मिली ओम मीटर लगाइए, जिस पर भी ये मान कम देगा वो मतलब शॉर्ट है। या फिर आप ब्लेड, जिस भी सेगमेंट पर ये ब्लेड में वाइब्रेशन आएगी वो मतलब आपस में शॉर्ट है। वाइब्रेशन तभी आएगी दोस्त, जब ये वाइब्रेशन इसमें तभी आएगी जब ये पूरा शॉर्ट यानी क्लोज्ड रास्ता बनाएगा, तभी इसमें आएगी
वाइब्रेशन। क्यों? अगर शॉर्ट होता है तो करंट बहेगा नॉर्मल से ज़्यादा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल, ग्राउलर में प्राइमरी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकेंडरी का काम करती है यहां पर आर्मेचर, जिसे हमें करना है बेटा टेस्टिंग। ये ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी का काम कर रही है यहां पर आर्मेचर, जिसे हमें करना है टेस्टिंग। तो हम लोग ये कहते हैं, हम ये लिखते हैं इसमें मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग जिस कॉइल के लिए नॉर्मल से कम होगी, वह शॉर्ट सर्किट है। क्या है बेटा? यह है शॉर्ट सर्किट। देखो फिर हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक ब्लेड रख देते हैं। आर्मेचर के ऊपर एक ब्लेड रखते हैं। जिस भी सेगमेंट के लिए, जिस भी सेगमेंट पर इसमें कंपन होगा वह शॉर्ट रहता है, वह शॉर्ट होता है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं, जब पेपर में आती है तो बच्चा अरे यार ये कर लेता। यही है छोटी छोटी चीजें जो आपको करके जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या है। ये तो था हमारा ग्लाउर और वेदी जी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग के लिए। अभी फिर देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में भी कहाँ रखेंगे, वही सेकेंडरी का काम करवाएंगे जी। वो रखेंगे हम लोग अपना इसी के जस्ट ऊपर। ये हो गया देखो ओपन सर्किट के लिए। तो पहले हम लोगों ने ये देखा है जी शॉर्ट सर्किट के लिए, ये रख दिया प्यारे बच्चों हमने शॉर्ट सर्किट के लिए। और ये रखते हैं जी ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिली वोल्ट मीटर को दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जोड़ते हैं। ये एज इट इज है, प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेट और सेकेंडरी का काम हमारा आर्मेचर। मस्त अपना नॉर्मल सवाल एकदम फोड़ दे रहा। थोड़ी इज्जत रख लेना, जो बच्चा पढ़ के जाएगा सवाल तो सब यही आने हैं, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि कितनी अच्छे से तुमने पढ़ाई की है। हम कहते हैं इसमें बारी बारी से दो सेगमेंट के बीच मिली वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। जो समान रीडिंग देंगे वो सही है, जो समान रीडिंग देंगे वो सही है, तथा जो
रीडिंग नहीं देगा, रीडिंग ना दे तो वह कॉइल ओपन है। ये होता है दोस्त हमारा। देखो तरीका तो वही है पुराने वाला, बस हमने ग्राउलर को रख लिया। ग्राउलर, अब तुम्हें मशीन को नहीं घुमाना, अब तुम्हें ग्राउलर को बस सप्लाई देनी है और यहां से अपना नाप लेना है। तो फिर से बता दूं क्योंकि जरूरी है यार, यही तो चीज है जो पेपर में यहां प्राइमरी का काम करेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब में कॉमन है, नले को पढ़ लो। और ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। कैसे देखो, जब हम यहां से सप्लाई देते हैं एक फ्लक्स होता है और भैया इससे इस फ्लक्स को लिंक क्या करेगी, देखो ये रखा हुआ है, इसमें किस तरह की सप्लाई दोगे, एसी। तो इसमें जो वाइंडिंग हो रखी है इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एसी उत्पन्न हो जाता है, या कहें कि वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। वही हमें देखना है कि भाई ओपन है, शॉर्ट है, क्या मामला है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी अर्थ फॉल्ट के लिए। नेक्स्ट चलेंगे बेटा हम लोग अर्थ फॉल्ट टेस्ट। तो अर्थ फॉल्ट टेस्ट के लिए भी हम लोग ग्राउलर को यूज करते हैं, नहीं करने का मतलब ही नहीं। अर्थ फॉल्ट के लिए देखो ग्राउलर को क्या करेंगे, ये लगा दिया जी हमने मिली, देखो कहाँ मिली वोल्टेज, मिली वोल्ट मीटर को कहाँ कहाँ जोड़ा है, फिर से वही बार बार लिखाऊंगा, लेकिन वही है कि यार पढ़ लेना, इनको गलत मत कर देना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है, ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी, क्या है ये, ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी। ये क्या है ऊपर जो रखा है, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए वोल्ट मीटर को हमने किस किस के बीच में लगाया है, देखो ये और शाफ्ट के बीच में, वही जो पुराना था। आप एबीओ मीटर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जिस भी कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा है कि ये वोल्ट मीटर कम वैल्यू अगर दिखाएगा तो भैया ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस पे टच है। यदि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वोल्ट मीटर को सेगमेंट व शाफ्ट के बीच जोड़ते हैं, हेलो, तो हम क्या लिखेंगे कि जिस सेगमेंट के लिए वोल्ट मीटर रीडिंग ना दे उसे शॉर्ट माना जाएगा। ये पढ़ लिया जी हमने ग्राउलर विधि। चलिए भाई प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम आएंगे एसी वाइंडिंग के प्रकार पर। नेक्स्ट चलेंगे एसी वाइंडिंग के प्रकार। एसी वाइंडिंग के क्या क्या प्रकार है।
एक रहता है हमारे पास में बास्केट वाइंडिंग। प्यारे बच्चों, ये वाइंडिंग ऐसी है, देखो, जिसे हम लोग 3 फेज मोटर्स के लिए यूज करते हैं। और ये याद रखना कि बास्केट जो वाइंडिंग होती है ये इस प्रकार की है जैसे तुम बास्केट बुन रहे हो। जैसे अभी दिखाते हैं आपको, कहानी कुछ ये है, जैसे जब आप बास्केट बुन रहे होते हैं, ये दो चीजों को जरा आप रिलेट कीजिएगा। इन दो चीजों को आप रिलेट कीजिएगा बेटा। ये देखो, बास्केट वाइंडिंग हमने यहां दिखाई है जी। जिस प्रकार से आप टोकरी बुन रहे होते हैं, देखो एक ये है जी बास्केट वाइंडिंग, कुछ और नहीं। ये आपने देखी होगी ऐसे, कैसे कि एक बार कुछ ऐसे, मान लिया मुझे ये बुनाना है, मुझे ऐसी बुनाई करनी है जी वाइंडिंग की, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यही तो करूंगा कि पहले मैंने ये देखो ये एक स्ट्रक्चर लगा लिया, मैं तार को लेकर जाऊंगा, तो हम यहाँ से फिर इसको यहाँ से आगे निकालेंगे, फिर पीछे, फिर आगे। इस तरह की अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो हम ये टोकरी बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये है, तो मैं तार को पहले यहाँ लेकर जाऊं, फिर यहाँ, इस तरह से। तो इसमें बारी बारी से एक एक जो सिरा है, या कहीं की बारी बारी से एक वाइंडिंग या एक कॉइल दूसरी के ऊपर आती हुई चलती है। इसमें कहानी ये है जी, एक दूसरे के ऊपर। तो जो बेटा क्लियरली पूछा जाता है कि बास्केट वाइंडिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, हमेशा याद रखिए इसका जो उपयोग है इसे देखते ही पहचान लेना। और हम कहते हैं इसका उपयोग 3 फेज AC मोटर में किया जाता है। इसका उपयोग 3 फेज AC मोटर में किया जाता है। क्या? बास्केट वाइंडिंग। तो ये दिखने में टोकरी के जैसी होती है, बास्केट के जैसी, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं जी बास्केट वाइंडिंग। ओके जी, इसीलिए क्या कहेंगे इसे? बास्केट वाइंडिंग। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक और हमारे पास में होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हुआ करती है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलती है कि हर एक कॉइल ग्रुप का जो सेंटर होगा ना वो एक ही होता है, पिच अलग है, पिच हमारी अलग अलग देखने को मिलेगी। देखो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसे।
इसे हम सिंगल फेज मोटर्स के लिए बहुत प्रीफर करते हैं। पेपर में यही आता है कि कौन सी कहाँ, बेटा इनको मत छोड़िएगा, इसको तो इतना तो याद रखना पड़ेगा दोस्त कि कौन सी कहाँ। कभी सोचा रहे छोड़ो अपना है तो ऐसे ही सर अपना बोलते रहते हैं, छोड़ो अपना, तो वैसे तो यार अपना नुकसान करोगे ऐसा अगर सोचते हो दोस्त। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इसमें जितनी भी एक कॉइल ग्रुप है ये सभी हमारी, इनका जो सेंटर अपना एक ही जगह होगा। जितना भी एक कॉइल ग्रुप होगा ये सभी हमारी तो जैसे एक ये सेंटर था तो एक ये ओरिजिन यानी कि ये सेंटर माना जाएगा। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहाँ करते हैं जी, इसे हम लोग करते हैं सभी कॉइल ग्रुप के लिए। ऐसा लिख लो इसमें ना, ये स्टेटमेंट भी सही है, सभी कॉइल ग्रुप के लिए एक ही केंद्र होता है। क्या कहेंगे बेटा, एक ही केंद्र होता है। इसे सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं। ये बनती है जी कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। एक हम लोग और बनाते हैं, देखिए एक होती है स्किन वाइंडिंग। ये तुम्हें इसलिए भी दिखानी पड़ रही है यार दोस्त, ये पहचानने को आ जाती है, ये भरने को नहीं आएंगी, पहचानने को आएंगी तुम्हें स्किन वाइंडिंग। इसलिए मैंने डायग्राम भी लगाए इनके कि यार थोड़ा सा प्रयास से एक नंबर और प्लस हो जाए तो कर लेते हैं। देखो ये रहती है हमारी स्किन वाइंडिंग। ये एक बार बेटा सिंबल आ चुका है, ये रहती है हमारी स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग इसे हम लोग देखें, स्किन वाइंडिंग सिंगल फेज बहुत अच्छा मानते हैं। इसे भी कर सकते हैं इंडक्शन में, इसे भी करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं, इसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। फिर एक होता है हमारा देखिए फ्लैट टॉप वाइंडिंग। ये एक दूसरे में टच नहीं होती। ये है हमारी फ्लैट लूप वाइंडिंग। ये हो गई जी फ्लैट लूप वाइंडिंग। हम लिखते हैं, देखो ये एक दूसरे में टच तो नहीं है ना, ये हम लोग करते हैं सिंगल, ये हम लोग करते हैं पंखों में यूज करते हैं जी। बस इतना ही लिखना है जितना यार इन्हें पहचानने की आदत बनाओ बस, बाकी और समय का वेस्टेज ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भाई जहाँ से नंबर निकल सकते हैं उन्हीं पे प्रयास करवाऊंगा आपको। ये तो स्किन वाइंडिंग थी, एक बार आ गई थी ये पेपर में। एक होती है फिर ये चैन, ये कंटिन्यूअस कनेक्ट दिखती है। ये बना रखी जी हमने चैन वाइंडिंग। तो कई बार ऐसे भी आता है, निम्न में से एसी वाइंडिंग के कौन से प्रकार है। ये भी हम लोग एसी फैन में ही बनाते हैं।
तो हमने क्या पढ़ी, बास्केट, कॉन्सेंट्रिक, स्कीन वाइंडिंग, फ्लैट लूप और चेन वाइंडिंग। निम्न में से कौन सा वाइंडिंग या एसी वाइंडिंग का प्रकार नहीं है? बेटा ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इनके लिए ये चीज करना जरूरी है। जैसे देखो फ्लैट लूप है, कहीं दिख रही है एक दूसरे को क्रॉस, तो यह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, यह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। चलो जी नेक्स्ट चलेंगे बेटा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखना है, देखो हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बाइंडिंग होती है। कई बार हमें पता करना होता है कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। देखो जी, मान लिया हम ये कहें बैलेंस्ड यानी संतुलित, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड वाइंडिंग, अनबैलेंस्ड वाइंडिंग, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड वाइंडिंग। प्यारे बच्चों दिमाग में रख लो, देखो जिस भी वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप एक पूरा कंप्लीट नंबर आएगा, होल नंबर, तो वो कहलाती है बैलेंस्ड। और जो हम लोगों को कोई दशमलव में मिलेगा वो कहलाती है अनबैलेंस्ड। जैसे हम लिखते हैं कॉइल ग्रुप, तो हम क्या करते हैं, कॉइल ग्रुप बराबर में कॉइल की संख्या, कॉइल की संख्या बटे पोल गुणा फेज। प्यारे बच्चों ये है, यदि ये हमें इस तरह का मिल जाए कि 1 2 3 इस तरह का मिल जाए, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लिया ये तुम्हें दिया जाए कॉइल की संख्या 36 दे दी, पोल की 4 और फेज 3 दे दिए, तो 36/12 कितना आ गया, 3 आ गया। पूर्ण नंबर तो भैया हमने कहा जी ये है संतुलित। क्या कहोगे इसे, संतुलित कहोगे। लेकिन बेटा जैसे हम ये कहें, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कॉइल ग्रुप 18/4 गुणा 3, तो 18/12, 2 नम 18 और 2 छक 12, 9/6, ये वाइंडिंग फिर हो जाएगी असंतुलित। ये दोस्त कहलाती है असंतुलित वाइंडिंग।
चले देखिए स्टूडेंट, तो ये हो गया यहाँ। अगर आपसे बैलेंस अनबैलेंस कुछ पूछा जाए तो ये हो गया हमारा, देखिए इसके लिए बेसिक सवाल। देखिए फिर हम लोग बात करते हैं कि 3 फेज बाइंडिंग के लिए कुछ बेसिक चीज है। 3 फेज वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको फॉलो करने चाहिए। 3 फेज वाइंडिंग के देखिए कुछ बेसिक पॉइंट क्या है कि हर एक फेज में, हमारे पास 3 फेज है, हम कहेंगे कि प्रत्येक फेज में कॉइल की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर अलग अलग हो जाएगी, बराबर नहीं होगी, तो अनबैलेंस हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि प्रत्येक फेज में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये हम लोग 3 फेज सिस्टम में वैसे भी पढ़ते हैं, मतलब कि 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हमारा बनेगा जी 3 फेज सिस्टम में। फिर हम कहते हैं कि कॉइल में, देखो जैसे हम लोग ये बात करते हैं, अगर हम लोग ये कहें कि कॉइल की जो संख्या है, कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज समान होनी चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग अभी कॉइल निकाले कि कॉइल एक पोल में कितनी आएंगी। कॉइल प्रति पोल, कॉइल ग्रुप नहीं, अभी कॉइल है प्रति पोल, तो हम कहते हैं कॉइल की संख्या अपॉन में पोल की संख्या। कॉइल प्रति पोल हमें मिल जाएगा कॉइल की संख्या और अपॉन में पोल की संख्या मिल जाता है। फिर कई बार बेटा हम लोगों को कॉइल ग्रुप भी पूछता है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कॉइल ग्रुप प्रति पोल। तो कॉइल ग्रुप, अभी कॉइल प्रति पोल नहीं, अभी है कॉइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे कि कॉइल ग्रुप की संख्या अपॉन में पोल की संख्या। ये हो गया ये कॉइल ग्रुप प्रति पोल। इन्हें पढ़ लेना, जितनी भी वाइंडिंग में पॉइंट आप लोगों को करवाए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर आता है कॉइल ग्रुप प्रति पोल प्रति फेज। तो हम क्या लिखेंगे, कॉइल ग्रुप की संख्या, कॉइल ग्रुप की संख्या अपॉन में पोल गुणा फेज। तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉइल ग्रुप प्रति पोल प्रति फेज। बेटा लिखा रखा तुम्हें, खुजली हो रही यार आप पे।
देखो आपको बीटा का वैल्यू लिखा रखा है 180 डिग्री पोल्स अपॉन में स्लोप्स। अगर ठीक है जी, बीटा बराबर 180 गुणा पोल्स अपॉन स्लोप्स। प्यारे बच्चों, सिंगल फेज वाइंडिंग करते हो, इंडक्शन मोटर में नहीं करते क्या? तो एक होती है मेन वाइंडिंग। जो मेन वाइंडिंग है इसे करते हैं अंदर की ओर, और कितने इसे बनाते हैं हम मोटे तार से। एक होती है एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग इसे करते हैं हम बाहर, और यहां लिखते हैं हम पतले तार से करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटा हमने वाइंडिंग को किया है यहाँ पर अच्छे से समाप्त। अपना हो सके तो शेयर वेयर करते रहिए प्यारे बच्चों।